हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं। चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद द मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। चार्ज क्या है? एक मैटर की प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो प्रोड्यूस करता है एंड एक्सपीरियंस करता है क्या? इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, जो कि हम आने वाले चैप्टर्स में देखते रहेंगे। सिंबल ऑफ चार्ज जो है वो कैपिटल क्यू से हम उसको डिनोट कर सकते हैं, स्मॉल क्यू से भी कर सकते हैं। और चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होती है ना, तो स्केलर लॉज ऑफ एडिशन जो है वो हमारे एप्लीकेबल रहेंगे चार्ज के लिए। चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम रहता है और नेचर में दो तरह के चार्ज पाए जाते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। जो सेम टाइप के चार्जेस होते हैं ना, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा। और जो डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जेस होंगे, मतलब अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगे। बेसिकली अगर आप रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकालते हैं, दैट इज डी क्यू अपॉन डी टी। ये क्या है? यह रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो हमारा करंट आ जाता है। और अगर करंट आपका इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है तो आप इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो और क्यू की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी? क्यू की वैल्यू विल बी आई टी आफ्टर इंटीग्रेशन। तो यहां से आपके पास एक डायमेंशनल फॉर्मूला निकल आता है चार्ज का, दैट इज ए टी। तो चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया? ए टी। और Q इज इक्वल टू आई टी, ये हम यूज कर सकते हैं, बट जनरल एक्सप्रेशन इज I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। ये हम देखेंगे आने वाले चैप्टर्स में, इसका इस्तेमाल करेंगे, इसकी एप्लीकेशन देखेंगे। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, दो तरह के चार्ज हमारे पास मिलते हैं, दो काइंड्स के चार्ज। एक चार्ज कन्वेंशनली हम पॉजिटिव चार्ज बोल देते हैं और दूसरे को नेगेटिव बोल देते हैं, ठीक है। तो प्रोटॉन पे जो चार्ज रहता है उसको हम पॉजिटिव बोल देते हैं और एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज रहता है उसको नेगेटिव बोलते हैं। लेकिन ये केवल और केवल कन्वेंशन है। अगर स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन पे कोई पॉजिटिव बोल देता है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज पॉजिटिव है, तो प्रोटॉन का चार्ज कन्वेंशनली नेगेटिव हो जाता है ना। दिस इज जस्ट अ कन्वेंशन। ऐसा कोई प्रोटॉन चिल्ला चिल्ला के बोल नहीं रहा है कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। बस हमें ये नोटेशन हमने यूज करी है कि अगर प्रोटॉन वाले को पॉजिटिव कह रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन वाले को नेगेटिव कहना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का जो नेचर है चार्जेस का वो डिफरेंट है ना। तो बाय कन्वेंशन चार्ज ऑन द प्रोटॉन इज पॉजिटिव एंड चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव। ऐसा यूनिट जैसे मैंने आपको पहले बताया कूलोम है और उसको कैपिटल सी से हम डिनोट करते हैं। एक कूलोम का मतलब क्या है कि एक कूलम उतना चार्ज फ्लो करेगा अगर एक सेकंड में 1 एम्पेयर करंट फ्लो करता है ना। तो 1 कूलम इज द चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ वायर इन 1 सेकंड इफ द इलेक्ट्रिक करंट इन इट इज 1 एम्पेयर, है ना। 1 कूलम कैसा चार्ज है? फॉर वायर के थ्रू फ्लो करने वाला एक सेकंड में अगर 1 एम्पेयर करंट वायर के थ्रू फ्लो करता है। प्रोटॉन पे जो चार्ज रहता है 1.60218 इंटू 10 रेज टू पावर -19 कूलम हम बोलते हैं, ठीक है। और जनरली आप 1.6 बोलते हो तो इतने डेसिमल्स की जरूरत नहीं पड़ती है। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होगा? इसी सेम वैल्यू का नेगेटिव होगा, इसी सेम वैल्यू का नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हम बोलेंगे। दोनों का नेचर क्या है? अलग अलग है ना। प्रोटॉन पे जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे भी उतने ही मैग्नीट्यूड का चार्ज है, लेकिन अलग नेचर का है। चार्ज जो होता है ना, हमेशा मास के साथ एसोसिएटेड रहता है। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। जैसे कि अगर मैं चार्ज और मास को कंपेयर करूं तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकता है, लेकिन जो मास होता है बॉडी का ना, वो हमेशा हम पॉजिटिव ही बोलते हैं। चार्ज कैरिड बाय अ बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, है ना। लेकिन जो मास होता है ना, वो वेलोसिटी पे डिपेंड कर जाता है। इनफैक्ट मास ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेस with its velocity as where c is the velocity of light in vacuum, m is the mass of the body moving with velocity v and m naught is the mass of the body at rest। तो इस रिलेशन से आपका मास वेरी करता है। इस रिलेशन को याद रखने की जरूरत नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू, दिस चैप्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। बट हम ये कह रहे हैं कि मास जो होता है वो वेलोसिटी के साथ डिपेंड करता है, इनफैक्ट वेलोसिटी के साथ बढ़ता है। बट जो चार्ज है हमारा वो इंडिपेंडेंट रहता है।
चार्ज जो होता है वो क्वांटाइज्ड होता है। इसके बारे में थोड़ी देर में आपको बताऊंगा कि क्वांटाइज्ड किसको बोलते हैं, क्यों बोलते हैं कि चार्ज क्वांटाइज्ड है। मास जो है वो क्वांटाइज्ड नहीं होता, जस्ट वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स। इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो हमेशा कंजर्व रहता है ना, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, मतलब चार्ज को आप क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। मास कंजर्व नहीं है, क्यों? क्योंकि मास को ना एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है ना, मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, फेमस इक्वेशन आपने आइंस्टाइन की पढ़ी होगी। फोर्स बिटवीन चार्जेस कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, है ना, चार्ज अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, रिपेल भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि कैसे चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस हैं कि अनलाइक चार्जेस हैं। लेकिन जो मास के बीच में फोर्स होती है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स जो हम पढ़ते हैं क्लास 11 में, वो बिल्कुल अट्रैक्टिव फोर्स होती है, वो रिपेल नहीं कर सकती। आइए कुछ कुछ चीजें जो इस डिफरेंस में आपको समझ में नहीं आई उसको डिटेल में देखते हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जैसे मैंने पहले बताया, चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड। चार्ज को केवल आप ट्रांसफर कर सकते हैं, ना तो पैदा कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज जो होता है ना वो हमेशा कांस्टेंट होता है। अगर आपने बीटा डीके प्रोसेस के बारे में सुना है तो आपको पता होना चाहिए कि बीटा डीके प्रोसेस में एक न्यूट्रॉन जो है वो अपने आप को एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट कर लेता है। बट उस प्रोसेस में भी आप देखिए ओवरऑल चार्ज कितना रहा, जीरो ही रहा ना, क्योंकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, सम करेंगे तो जीरो चार्ज रहा। तो न्यूट्रॉन पे भी पहले जीरो चार्ज था, बाद में भी जीरो चार्ज है, तो चार्ज उतना ही रहा, सिस्टम का चार्ज चेंज नहीं हुआ। हालांकि हमारा एक कन्वर्जन हो रहा है, एक पार्टिकल को तोड़ के हम दूसरे एटॉमिक पार्टिकल में लेके जा रहे हैं, तब भी हमारा चार्ज क्या रह रहा है, कंजर्व रह रहा है। सिस्टम का, आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज होता है हमेशा कांस्टेंट रहता है, जो पहले रहेगा वही एक्सपेरिमेंट के बाद रहेगा। ठीक है। दूसरी चीज जो बहुत ध्यान से हमें समझनी है चार्ज की प्रॉपर्टी, कि चार्ज हमेशा ना सरफेस ऑफ द कंडक्टर पे रिजाइड करता है। हमेशा कहां रहेगा ना, सरफेस पे रहेगा, अंदर नहीं रहता ना। जैसे आपके पास मान लो एक सॉलिड स्फीयर है और एक हॉलो स्फीयर है ना, आपके पास क्या है, एक सॉलिड स्फीयर है, एक हॉलो स्फीयर है, सेम रेडियस के हैं। ठीक है, सेम रेडियस के हैं, तो दोनों पे क्या बराबर इक्वल चार्ज रहेगा मैक्सिमम, मतलब दोनों को हमने चार्ज देना शुरू किया तो दोनों कितना चार्ज होल्ड कर पाएंगे। सिंस चार्ज को सरफेस पे ही रहना है, तो चाहे सॉलिड स्फीयर हो चाहे हॉलो स्फीयर हो, आउटर जो सरफेस एरिया है हमारा ना स्फीयर का, वो तो सेम ही रहेगा, क्योंकि वो रेडियस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो रेडियस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो सरफेस एरिया तो हमारा क्या है, सेम है। सिंस सरफेस एरिया हमारा सेम है, तो सॉलिड स्फीयर एंड हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर दोनों के दोनों क्या करेंगे, सेम चार्ज, मैक्सिमम चार्ज इक्वल रहेगा, इक्वल होल्ड करेंगे। ठीक है। दूसरी चीज, जो सोप बबल होता है ना, उसको अगर आप चार्ज कर दो ना तो वो एक्सपैंड करने लग जाता है। क्यों करता है? क्योंकि यार जो पॉजिटिव चार्ज जब आपने उसको दिया तो सारे पॉजिटिव चार्ज दूर दूर जाने की कोशिश करेंगे, तो दूर दूर जब जाएंगे तो बबल आपका क्या हो जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा। बिकॉज लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं ना, रिपेल करते हैं, तो वो दूर दूर जाएंगे, है ना। और यही कारण है कि चार्ज आपका आउटर सरफेस पे रहता है। क्यों? क्योंकि वहां पे भी लाइक चार्जेस क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। चार्ज रिजाइड्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ कंडक्टर बिकॉज like charges repel and try to get as far as possible from one another and stay at the farthest distance from each other which is at the outer surface of the conductor, है ना। ऑब्वियसली बाहर जाएंगे जितना दूर, अब गिर तो नहीं सकते ना कंडक्टर के बाहर, तो जितना दूर जा सकते हैं उतना दूर जाएंगे, तो वो सरफेस, आपके सरफेस एरिया पे, आपके स्फीयर के बाउंड्री पे चले जाएंगे, चाहे वो हॉलो स्फीयर हो चाहे वो सॉलिड स्फीयर हो। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ये डीसीई के एग्जाम में आया था। सोप बबल इज गिवन नेगेटिव चार्ज, इट्स रेडियस विल, ऑब्वियसली इट्स रेडियस विल इंक्रीज। चाहे चार्ज पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, जब सेम नेचर का चार्ज है तो चार्ज क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इफ द रेडियस ऑफ द सॉलिड एंड हॉलो कॉपर स्फीयर, कॉपर कंडक्टिंग होता है, आर सेम, विच वन कैन होल्ड ग्रेटर चार्ज, हम क्या बोलेंगे भाई, दोनों इक्वल चार्ज होल्ड करेंगे। क्यों? क्योंकि रेडियस सेम है। जब यार रेडियस जब सेम है तो सरफेस एरिया सेम है, सरफेस एरिया सेम है तो भाई आउटर पेरिफेरी पे तो चार्ज रहना है, तो सेम चार्ज आएगा। ये जे एडवांस में आया था काफी साल पहले।
ऑल चार्ज ऑन अ कंडक्टर मस्ट रिजाइड ऑन द आउटर सरफेस। ये स्टेटमेंट कहता कब कब ट्रू होगी, क्या हमेशा ट्रू होगी स्फेरिकल कंडक्टर्स के लिए, हॉलो कंडक्टर के लिए, कंडक्टर विच डू नॉट हैव एनी शार्प पॉइंट्स और कॉर्नर? अरे हमेशा ट्रू होगी, ऐसे कंफ्यूज करने के लिए बाकी ऑप्शन दे रखे। दिस स्टेटमेंट इज वैलिड एवरीवेयर। क्वांटाइजेशन जो मैंने आपको बताया था कि भाई क्वांटाइजेशन क्या होता, आइए देखें। कहता ना फिजिकल क्वांटिटी की कई बार डिस्क्रीट वैल्यूज ही आ पाती हैं। जैसे कि कोई मान लो धरती पे ऐसे इंसान है कि सबका मास ऐसे है ना कि भी या तो मास 1 kg होगा किसी बंदे का, या 2 kg होगा, या 3 kg होगा। कह रहे 2.5 kg नहीं हो सकता मास, है ना? तो उसको क्या बोलते हैं कि मास क्वांटाइज्ड एग्जिस्ट करता है। बट ऐसा मास में तो है नहीं ना, किसी का भी मास 2.5 kg हो सकता है, 2.7 kg हो सकता है, 2.9 kg हो सकता है। तो मास क्या है ना, एक कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन है। आप कोई भी वैल्यू मास की असाइन कर सकते हो, लेकिन चार्ज में ऐसा नहीं है। चार्ज जो होता है ना हमेशा एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का मल्टीपल ही होगा। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मतलब क्या? अरे वही अपना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, उसी को तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कहते हैं ना। कह रहे किसी भी बॉडी पे अगर चार्ज होगा ना तो ऐसा हो सकता है 10 गुना इसका, इसका 10 गुना, इसका 20 गुना, इसका 1000 गुना, इसका 10 लाख गुना, मतलब इसका मल्टीपल रहेगा चार्ज। आप ऐसा नहीं कह सकते कि किसी बॉडी पे 1.5 गुना चार्ज है इससे, है ना, 1.5 गुना, वो नहीं हो सकता। तो कहते कि चार्ज जो है एक्चुअल में क्वांटाइज्ड है कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का मल्टीपल रहेगा। हाँ भाई पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है ना। प्रोटॉन वाले चार्जेस, प्रोटॉन का मल्टीपल है तो वो पॉजिटिव रहेगा, इलेक्ट्रॉन का मल्टीपल तो नेगेटिव चार्ज रहेगा, वो बात सही है। लेकिन क्या कहते हैं कि चार्ज 1.5 गुना नहीं हो सकता ना। क्या आप कहो कि चार्ज 1.5 टाइम्स है, इस बॉडी पे चार्ज इतना है, जो अगर आपके पास इस बॉडी पे पर्टिकुलर चार्ज है, ठीक है, तो वो चार्ज हमेशा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का मल्टीपल रहेगा। ऐसा हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस में। लेकिन अगर आप और थोड़ा डेप्थ में पढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे कि यार क्वांटाइजेशन जो चार्ज की है वैसे तो होती है, लेकिन वेरिएशन इतनी स्मॉल है, जो क्वांटाइजेशन का जो स्टेप है वो इतना छोटा है कि आपको अगर आप अप्रोक्सीमेटली देखेंगे तो आपको कॉन्टिन्यूस चार्ज वेरिएशन ही दिखती है। लेकिन वो तो मैं आपको जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूं, लेकिन अगर पेपर में पूछा जाता है कि चार्ज क्वांटाइज्ड है क्या, तो डेफिनेटली चार्ज क्वांटाइज्ड हम बोलते हैं और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का मल्टीपल बोलते हैं ना। इस पे कई तरह के क्वेश्चंस बन जाते हैं, जैसे एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना भाई। एक कूलम चार्ज जो है वो मल्टीपल ही होना चाहिए ना इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का, तो कितने के कहते हैं इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो चार्ज की जगह हमने क्या डाल दिया, 1 कूलम डाल दिया, एन हम ढूंढना चाहते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये जब नीचे जाएगा इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो कहते एक कूलम चार्ज में ना 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर हो सके तो इसको याद कर लेना, CTM, कमिट टू मेमोरी। एक कूलम चार्ज में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। जैसे ये आ गया, कह रहे कैन अ चार्ज ऑफ 6.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम बी गिवन टू अ बॉडी? क्या ऐसा चार्ज दे सकते हो? भाई ये चार्ज दे तो सकते हैं अगर ये मल्टीपल रहा किसका, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का। तो कहते हैं अगर ये चार्ज है n इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, अगर तो n की वैल्यू इंटीजर आ गई, जो कि इस केस में देखिए आप आ रही है, तो इसका मतलब आपने इस बॉडी को 4 इलेक्ट्रॉन दिए थे। लेकिन अगर ये n की वैल्यू 4 की जगह 4.1, 4.2, 4.5 डेसिमल में आ जाती, तो हम क्या बोलते कि यार ये चार्ज बॉडी को नहीं दे सकते। 1.5 इलेक्ट्रॉन कहां से लाओगे, है ना, 1.5 इलेक्ट्रॉन तो ला नहीं पाओगे ना फिर, तो फिर चार्ज दिया कैसे जाएगा? यानी कि या तो 3 इलेक्ट्रॉन डालोगे या 4 इलेक्ट्रॉन डालोगे। तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का मल्टीपल ही डालना है। सिंस यहां पे पॉजिटिव वाला जा रहा है तो प्रोटॉन डालने पड़ेंगे, वो कॉमन सेंस है। मैं जब इलेक्ट्रॉन की बात करता हूं तो मैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की बात कर रहा हूं, तो यहां पे डेफिनेटली पॉजिटिव चार्ज है। तो Q इज इक्वल टू NE से हम n निकाल लेंगे। अगर n इंटीजर आ गया तो क्या बोलेंगे कि हाँ भाई ये चार्ज पॉसिबल है बॉडी को देना या बॉडी पे एग्जिस्ट करना। आगे कह रहे 1 ग्राम, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सोचेंगे समझ में आ जाएगा। कह रहे 1 ग्राम है सॉलिड का, उसमें ना 6 इंटू 10⁻21 एटम्स है। कह रहे अगर एक इलेक्ट्रॉन हर एटम से निकाला जाए, लेकिन सब में से नहीं निकालना है,
केवल 0.01% एटम में से एक एक इलेक्ट्रॉन निकालना हर एटम में से। पहले ये देखते थे कि 0.01% एटम्स बने कितने, तो 0.01% ऑफ 6 इंटू 10⁻21 कितने एटम बनेंगे, 6 इंटू 10⁻17 एटम्स बनेंगे। अब उन एटम्स में से हर एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, पता नहीं कैसे निकालते हैं बट निकाल लेते हैं, मान लो है ना, हमें क्या लेना देना कैसे भी निकाल रहे हो। तो एक इलेक्ट्रॉन हमने क्या कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाल लिया, तो इतने एटम थे तो इतने ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हमारे पास, 6 इंटू 10⁻17 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये कहां से आए हैं, 0.01% एटम्स है ना। टोटल एटम्स कितने थे एक ग्राम में, 6 इंटू 10⁻21, उसका 0.01% किया तो 6 इंटू 10⁻17 एटम आए। उनमें से इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, जितने एटम भाई उतने इलेक्ट्रॉन निकालें। अगर वो बोलता 2 इलेक्ट्रॉन निकालना तो इंटू 2 कर देते, फिर एक एटम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकलते, लेकिन अभी तो बोला है कि एक एटम में से एक ही निकालना है। तो 6 इंटू 10⁻17 इलेक्ट्रॉन्स आए, तो चार्ज कितना आया, Q इज इक्वल टू N इंटू ई हमें पता 1.6 इंटू 10⁻−19, 6 इंटू 10⁻17 थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करी तो 9.6 इंटू 10⁻−2 कूलम हमारा चार्ज बॉडी पे आ गया। तो वो कितना बन जाएगा, वो हमारा 0.096 बन जाएगा मेरे हिसाब से ना, 10⁻6। तो ए ऑप्शन हमारी आ गई, दैट इज द करेक्ट आंसर। अब कहते हैं कि चार्जिंग के मेथड क्या क्या होते हैं। कह रहे एक सिंपल सा मेथड है, फ्रिक्शन का, ऐसे दो बॉडी को रब कर दो तो इलेक्ट्रॉन अपने आप एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं, तो दोनों बॉडी आपकी चार्ज हो जाएंगी। कैसे कैसे भाई, ग्लास रॉड और सिल्क की एग्जांपल तो सबने सुनी है ना। जब सिल्क को ग्लास रॉड पे ऐसे टच करवाया जाता है ना, तो ग्लास रॉड क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, सिल्क नेगेटिव हो जाती है। बेसिकली आप ऐसा कह सकते हैं, सिल्क थोड़े से इलेक्ट्रॉन ले जाती है ग्लास रॉड से, और क्या। तो रबिंग से हमने क्या कर दिया ना, दोनों बॉडीज को चार्ज करा दिया। तो बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज अपीयर इन इक्वल अमाउंट्स, ठीक है, इक्वल अमाउंट्स में अपीयर करेंगे साइमल्टेनियसली ड्यू टू ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर। इक्वल अमाउंट में अपीयर करते हैं ना, गिरता नहीं इलेक्ट्रॉन, नीचे नहीं गिरेगा ना ट्रांसफर करते हुए। तो और भी एग्जांपल है, जैसे क्लाउड्स होते हैं वो फ्रिक्शन से चार्ज हो जाते हैं। अगर आप कंघी मारते हो सिर में तो आपकी कंघी जो है ड्राई हेयर से जब आप पास कराते हो तो कॉम्ब बिकम्स इलेक्ट्रिकली चार्ज एंड कैन इंट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर। इसके ऊपर मैं आऊँगा लास्ट में, बताऊंगा एक चीज़ और इंटरेस्टिंग चीज़ है, लास्ट में आएगी। कह रहा है ऑटोमोबाइल चार्ज हो जाता है जब वो एयर के थ्रू थोड़ा ट्रैवल करता है ना। पेपर शीट जो होती है वो चार्ज हो जाती है जब वो प्रिंटिंग मशीन के थ्रू निकल के आती है। ग्रामोफोन जो होता है अगर आप उसको ड्राई क्लॉथ के साथ क्लीन करोगे तो वो भी चार्ज हो जाता है। कई सारे एग्जाम्पल है, कोई पूछे तो बता देना। चार्जिंग बाय कंडक्शन, इसमें क्या होता है ना, हमारे पास एक अनचार्ज्ड बॉडी है जिसको हम चार्ज देना चाहते हैं, तो हम एक पॉजिटिवली चार्ज लेट से बॉडी लेके आए जिसका चार्ज क्यू था, और मान लो कि इनका शेप साइज मटेरियल सारा कुछ सेम है, तो इसको इसके साथ टच कराया। भाई सेम नहीं भी होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, सेम वाली एग्जांपल के साथ कुछ एक्स्ट्रा चीज हो रही है इसलिए मैंने सेम वाला लिया। इसको जैसे ही आपने टच करवाया तो ये चार्ज यहाँ पे बिखर गया ना, ट्रांसफर हो गया, और आप अलग अलग करोगे तो दोनों के पास Q/2 आ जाएगा। सेम क्यों आया, बराबर क्यों आया, क्योंकि भी शेप साइज मटेरियल हमने सेम माना था, तो चार्ज आधा आधा आपका डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना। अगर इसके पास लेट से 10 कूलम चार्ज, तो 5 इधर चला गया, 5 इधर, 10 कूलम बहुत ज्यादा होता है ना। तो एनीवेज मैं तो जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं। तो कांटेक्ट के थ्रू है ना, कंडक्शन का मतलब क्या है, कंडक्शन का मतलब है कि कांटेक्ट होगा ना, कांटेक्ट के थ्रू आपका चार्ज बनेगा। और एक होती है चार्जिंग बाय इंडक्शन, इसमें ना कांटेक्ट नहीं कराते, विदाउट कांटेक्ट रहता है। इसमें क्या है, जैसे आपके पास एक बॉडी है, ये न्यूट्रल बॉडी थी, आप पॉजिटिव चार्ज इसके पास लेके आए, ये न्यूट्रल थी पहले क्या था, न्यूट्रल था। देखो जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, बट क्या है ना, जैसे ही आप पॉजिटिव लेके आए ना तो इलेक्ट्रॉन्स की रीडिस्ट्रीब्यूशन होगी। इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ गए, सारे दिख रहे हैं आपको, इस तरफ आ गए, तो यहां डेफिशिएंसी क्रिएट होगी, यहां डेफिशिएंसी क्रिएट हुई तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज बन गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लाइट होता है तो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं ना, जो आपका प्रोटॉन का मास होता है 1.672 इंटू 10⁻27 है, इसका 9.1 इंटू 10⁻31 है। इलेक्ट्रॉन बहुत लाइट होते हैं तो वो मूव करते हैं, ठीक है। तो वो इस तरफ आ गए तो उधर डेफिशिएंसी क्रिएट हुई। अब हमने क्या किया, इस पोर्शन को अभी चार्ज नहीं हुआ, अभी तो ये न्यूट्रल ही है, अभी तो केवल पोलराइजेशन हो पाई है चार्ज की, मतलब चार्ज सेपरेट हो गया, एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव, ऐसे रीडिस्ट्रीब्यूशन होगी। लेकिन ओवरऑल बाहर से देखोगे तो बॉडी अभी भी न्यूट्रल ही है। तो आपने क्या करा, इस पोर्शन को अर्थ कर दिया। अब क्या हो गया, इसका यहां पे ओवरऑल केवल नेगेटिव चार्ज बचा, केवल क्या बचा, नेगेटिव चार्ज बचा। अब आप अगर बॉडी को साइड में लेके जाते हैं इसको, तो ये नेगेटिव चार्ज पूरी जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और ये बॉडी आपकी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। इसको हम बोलेंगे कि बॉडी हमारी कैसे चार्ज होगी,
इंडक्शन से नेगेटिवली चार्ज होगी, बॉडी इज चार्ज्ड नेगेटिवली बाय इंडक्शन। बहुत ही बढ़िया प्रोसेस है इंडक्शन का, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट चीज तुम्हें एक बताता हूं, देखना आप जरा। कहते हैं कि व्हाई डज अ रॉड अट्रैक्ट पेपर पीसेस विच आर अनचार्ज। पेपर पीसेस तो अनचार्ज होते हैं ना, है ना। हम लेकिन पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड जब लेके जाते हैं अनचार्ज पेपर पीसेस पे, तो पेपर पीसेस को कैसे अट्रैक्ट कर लेता, उसमें तो चार्ज होता ही नहीं। कहते क्या होता है ना, पॉजिटिवली ग्लास रॉड जब जाती है तो पेपर में से ना इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचती है और वो दोनों जुड़ जाते हैं, एक एज पे कमुलेट हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन आपके, और वहां से वो एक दूसरे को पुल कर लेते हैं। अट्रैक्टिव फोर्सेस आते हैं क्योंकि ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो पुल कर लेंगे। बहुत बढ़िया। लेकिन आप सोचो कि अगर भाई पॉजिटिव चार्ज एक एंड पे जनरेट हुआ है तो दूसरे एंड पे नेगेटिव चार्ज, एक एंड पे सॉरी नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ है पेपर पीस पे, तो दूसरे एंड पे पॉजिटिव चार्ज भी तो जनरेट हुआ होगा ना। तो ओवरऑल तो बॉडी आपकी, मैं मानता हूं न्यूट्रल थी, आपने उसमें चार्ज इंड्यूस कर दिया, आपने पोलराइजेशन कर दी पेपर में। मान लो ये पेपर है तो पेपर के एक एज में आपको नेगेटिव चार्ज दिखेगा और दूसरे एज में पॉजिटिव चार्ज दिखेगा, ऐसे करके। और ये आपकी ग्लास रॉड है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसने इसको अट्रैक्ट किया। अब ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है तो इसने इसको रिपेल क्यों नहीं किया फिर? पॉजिटिव चार्ज रिपेल भी तो कर सकता था, सिंस पॉजिटिव चार्ज अपीयर इट शुड रिपेल द ग्लास रॉड। बट प्रॉब्लम ये है कि ये वाला चार्ज, नेगेटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज के, ग्लास रॉड के चार्ज के पास होता है ना, नियर होता है। द रॉड एक्सर्ट्स लार्जर अट्रैक्शन ऑन द नेगेटिव चार्जेस ऑफ द पेपर पीस एज कंपेयर टू द रिपल्शन ऑन द पॉजिटिव चार्ज। इसमें भी रिपल्शन होती है लेकिन कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि भाई ये दूर है, दूर चीज है तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा ना, तो वो रिपल्शन क्या होती है, कम होती है। तो डिस्टेंस पे डिपेंड करती है ये रिपल्शन की स्ट्रेंथ, अट्रैक्शन की स्ट्रेंथ, उसकी वैल्यू, ये फोर्स कितनी होगी, वो सारा कुछ हमें कूलम्स लॉ बताता है। क्या बताता है? कूलम्स लॉ बताता है, जो कि हम फिर अगले पार्ट में पढ़ेंगे। फिलहाल हमारे जो ग्लास रॉड है उसने पेपर को कैसे अट्रैक्ट किया, क्योंकि भाई जो पॉजिटिव चार्जेस थे वो दूर थे इसलिए उनकी रिपल्शन कम थी, लेकिन नेगेटिव चार्जेस पास थे इसलिए उनकी अट्रैक्शन ज्यादा थी। देयरफॉर देयर इज अ नेट अट्रैक्शन बिटवीन द रॉड एंड द पेपर पीस। ऑलराइट, तो ये इतना ही आज के इस सेशन में। अगले सेशन में आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, बाय बाय। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। टेक केयर।